देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन और चौथे दिन भी प्रश्नकाल निर्बाध गति से चला। किसी तरह का कोई हंगामा शोरगुल नहीं हुए। कई सवाल आए, चाहे वो अल्पसूचित प्रश्न हो या फिर तारांकित प्रश्न हो। शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से कई सारे प्रश्न आए। और इस बीच सबसे बड़ी बात आज के सत्र की ये रही कि प्रश्नकाल के दौरान बुरी तरह से 108 एम्बुलेंस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी घिरते नजर आए। तो वहीं जमीन के मामलों पर, यानी भूमि को लेकर के, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उसकी जमा खारिज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर के, या अन्य चीज़ें जो होती हैं उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से पक्ष और विपक्ष ने सरकार के मंत्री को घेरा। इस बीच चालू वित्तीय वर्ष के लिए यानी 2024-25 के लिए विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा भी हुई। विपक्ष के बहिष्कार के बाद तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। 5,508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट है, जिसमें ऊर्जा विभाग के लिए सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया और इसमें भी कई बातें आई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच जो हाउस के अंदर हुए प्रश्नकाल के दौरान अगर आप देखेंगे तो भूमि से जुड़े हुए सवाल, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल आज की कार्यसूची में थे। भाजपा के विधायक जो बरकट्ठा से हैं, अमित यादव ने राज्य के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की और इसके बाद ये मांग तो हुआ और इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब भी दिया कि 5 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही साथ 4 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा यहीं पर आके नहीं अटका। मुद्दा तब बड़ा हो गया जब वरिष्ठ विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने ये बातें उठाई कि 108 एम्बुलेंस जो चल रही है उसकी स्थिति ये है कि पाकुड़ के पेशेंट को पहले अगर लाया जाता है, पाकुड़ से लिया जाता है, उसको धनबाद लाया जाता है, फिर धनबाद रेफर करेगा तब रिम्स आएगा। और ये स्थिति कमोबेश राज्य के पूरे जगहों पर है। अगर आप गुरुवार के प्रोसीडिंग को भी देखेंगे तो गुरुवार को भी ये मामला विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि 108 एम्बुलेंस की दशा ये स्थिति बनी हुई है। विधायक अमित यादव ने इस बात को भी कहा। विधायक सुरेश पासवान जो आरजेडी से हैं, उन्होंने इस बात को भी रखा। यानी पक्ष हो या विपक्ष हो, सबों ने इस बात को रखा कि 108 एम्बुलेंस की दशा क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 108 एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो रघुवर दास के कार्यकाल में की गई थी। 2019 में जब सरकार आई हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, उसके बाद देखा गया कि धीरे धीरे 108 एम्बुलेंस का जो यूज हो रहा था 2014 से 2019 के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है सो वो उसमें उसकी गतिशीलता में ह्रास हुई और इसके बाद से लगातार हो रहा है। अब आपको आश्चर्य ये होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहे हैं और वहीं पर नगर विकास और पर्यटन मंत्री, खेलकूद मंत्री जो हैं सुदीप्त कुमार सोनू, उन्होंने भी नियमावली में परिवर्तन करने की मांग अपनी ही मंत्री से, अपनी ही सरकार से कर डाली, मंत्री होते हुए भी। सदन के भीतर आप इससे कल्पना यही कर सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस की स्थिति क्या है कि विधायक तो विधायक, मंत्री भी जो हैं वो अपनी ही सरकार के मंत्री से, अपने सहयोगी मंत्री से, अपने कलीग से ये डिमांड करते हैं कि इसकी नियमावली में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि अभी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में सब कुछ उचित नहीं हो रहा है 108 एम्बुलेंस को लेकर के। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जमीन से जुड़े हुए मामले भी आए। जिस तरह से भाजपा के विधायक नागेंद्र महतो का आज पहला सवाल था और उन्होंने 100 वर्ष से अधिक समय से जो जंगल की जमीन को काट करके उसको खेतीहर जमीन बनाए, उसको लेकर के मामला उठाया था और उन्होंने ये बात जानने की कोशिश की थी
कि क्या सरकार वैसे गैरमंजूरशुदा जमीन का पुनः लगान रसीद किसानों से राजस्व लगान लेकर उन्हें स्वामित्व का अधिकार देने का विचार रखती है। यानी जो जोत के लायक जिस जमीन को बनाया गया, जोत आबाद के लायक जिस जमीन को बनाया गया, उस पर जो है सो उसका लगान नहीं कटने के कारण से किसानों को दिक्कत हो रही है और इसको लेकर के उन्होंने मांग किया था। और इसी बीच जिस तरह से भाजपा के ही नवीन जायसवाल ने सरकार के सामने साफ शब्दों में कहा कि जो स्थिति बनी हुई है सीईओ ऑफिस की, बिना सीईओ साहब को 25,000 दिए काम नहीं होता। हालांकि भू राजस्व मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह के कोई मामले हैं, स्पेसिफिक मामले हैं, आप हमको लिखित दीजिए, हम उस सीईओ पर कार्रवाई करेंगे। तो सरकार की तरफ से ये बातें कही गई, लेकिन पूरे राज्य की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि कोई भी सर्कल अछूता नहीं है, कोई भी सीईओ ऑफिस अछूता नहीं है, चाहे वो सीआई हो, कर्मचारी हो, हल्का कर्मचारी हो, नहीं होता है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जो भू माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, उनकी ऐसी चलती है जमीन दलालों की सीईओ ऑफिस में कि आप अगर किसी भी सर्कल में चले जाएं तो वहां पर आपको कर्मचारियों से, सर्किल ऑफिस के सीईओ ऑफिस के कर्मचारियों से ज़्यादा दलालों की गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। और ये एक अहम सवाल है। हालांकि कुछ दिनों पहले भू राजस्व मंत्री ने मीटिंग की थी अधिकारियों के साथ, उच्च स्तरीय बैठक में साफ शब्दों में निर्देश दिया था कि अगर कहीं से शिकायत आएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अगर आप कहीं भी चले जाएं, राजधानी रांची में आप नगरी ऑफिस चले जाएं या फिर काके चले जाएं, नामकुम चले जाएं, जो जो अंचल कार्यालय हैं, आप अंचल कार्यालय जाएंगे, आपको वहां जो साइकिल वाले या फिर मोटरसाइकिल वाले कम 4 चक्का वाले स्कॉर्पियो, थार, ये सब वाली गाड़ियां आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। और इससे जुड़ा हुआ सवाल ही उठाया था नवीन जायसवाल ने। और वहीं अगर आप देखेंगे नमन मिल्सकर कोंगारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जो मामला उठाया वो भी काफ़ी गंभीर था कि एनएचआई के लिए जो ज़मीन ली जाती है रैयतों से, उस ज़मीन में उन्होंने जो किया था कि ऑनलाइन प्रतिबंध लगाया जाता है। उन्होंने कहा था कि विकास कार्यों के लिए पथ निर्माण विभाग जमीन अधिग्रहण करने के पश्चात उसके संपूर्ण प्लॉट का ऑनलाइन प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके कारण से जो रैयत हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मामला उन्होंने उठाया और ये मामले भी हैं, कई जगहों पर देखे जा रहे हैं इस तरह के। उन्होंने तो सिमडेगा का उदाहरण दिया, लेकिन कई जगहों पर जहाँ पर काम हो रहे हैं उसके बाद जो है सो उसको किस तरह से उसको परेशान किया जाता है, लगातार परेशान किया जाता है, ये सारी बातों को उठाया। हालांकि मंत्री ने कहा कि इस तरह की चीज़ों पर भी अंकुश लगाए जाएंगे। और इसी बीच एक मामला जो इसी सवाल से मामले में जो आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने मामला उठाया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्थिति ये है देवघर जिले की, सीबीआई इंक्वायरी के नाम पर कहीं भी दाखिल खारिज का काम नहीं हो रहा है, म्यूटेशन का काम नहीं हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई और इस पर स्पीकर को भी नियमन देना पड़ा कि पूरे राज्य में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बहरहाल पहले हम आपको दिखाते हैं कि विधानसभा के भीतर स्वास्थ्य को लेकर के और जमीन को लेकर के किस तरह से आज पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सरकार के मंत्रियों को घेरा है। आप खुद देख लीजिए। और 108 एम्बुलेंस पर किस कदर घिरे इरफान अंसारी, ये भी आप देख लीजिए। इसी से संबंधित है अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ जो सीएससी हॉस्पिटल है, चाहे जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल है, तो वहाँ की स्थिति सरकार कब सुधारेगी अध्यक्ष महोदय? अभी जो कल हम लोग बार बार जो सवाल आ रहा था, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी माननीय विधायक जी कह रहे थे जो कि आज वही कमोबेश सभी जिलों में स्थिति अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ चरकुसा से पेशेंट बरकट्टा आता है, बरकट्टा से बरही आता है, बरही से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। तो सरकार 108 को भी दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल को दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ताकि पेशेंट रेफर पर नहीं आ जाए, पासिंग पे पासिंग नहीं हो जाए अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से पाकुड़ से रिम्स रिफर किया हुआ पेशेंट को धनबाद लाया जाता है और धनबाद से फिर दूसरा 108 वहां पर दिया जाता है।
इस तरह से ऐसे मरीजों की हालत खराब हो जाती है अध्यक्ष महोदय, आज तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए डायरेक्ट दिया जाए अध्यक्ष महोदय। 108 की व्यवस्था को सुधारा जाए और जैसे पाकुड़ से रिम्स रिफर हो रहा है तो पाकुड़ से रिम्स सीधे आया जाए। हमारे काफी वरिष्ठ सदस्य हैं प्रोफेसर स्टीफन मारांडी जी, अमित जी का सवाल है, मनोज जी भी साथ दिए, हमारे देवघर के माननीय विधायक जी हाँ एम्स है वो भी आपको साथ दिए। जो 108 एम्बुलेंस जो बाईपास होकर आता है, जैसे कि क्षेत्र से जामताड़ा, जामताड़ा से धनबाद, धनबाद से रांची, पाकुड़ से फिर धनबाद, धनबाद से फिर रांची, तो इस व्यवस्था पर इसको सुधारने के लिए सारे लोगों का मांग हो रहा है, इसी पर आप अपना विचार दीजिए। सर निश्चित तौर पर सर स्टीफन बाबू काफ़ी वरीय सदस्य है और उनकी जो पीड़ा है हम लोगों ने देखा है महोदय। कल भी ये बात हुई थी, कल हमारे डायनेमिक सीएम साहब मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई पासिंग नहीं होता है सर। ये सर दूसरी बात ये है, एक सर मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, मैं एक क्लियर करने दिए, आप बैठिए ना। अरे भाई आप तो अभी आए हैं, बता रहा हूँ, सुन लीजिए अमित जी। खोपड़ी वाले लोग कहाँ चले गए? चलिए कहाँ है खोपड़ी वाले? तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ये संवेदनशील मामला है, पेशेंट से जुड़ा मामला है महोदय, और हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो निश्चित तौर पर महोदय 180 जो है पूर्व में काफ़ी गड़बड़िया हुआ था, तो हम लोगों ने नई एजेंसी को दिया है महोदय, तो वो एजेंसी टेकअप करेगा। और निश्चित तौर पर महोदय मैं आप सदन को आश्वस्त करता हूँ महोदय, और सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 180 है जो है महोदय, ये आप 108 जो है महोदय वो आपातकालीन व्यवस्था है। अब मान लीजिए जो अभी बता रहे थे सर कि साहिबगंज का जो पेशेंट है डायरेक्ट रांची नहीं आता है महोदय, तो गोड्डा का पेशेंट डायरेक्ट रांची नहीं आता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर कि धनबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है सर। अगर साहिबगंज का कोई पेशेंट सीरियस है तो हम उसको डायरेक्ट रांची नहीं भेजेंगे सर, हम उसको भेजेंगे। एक मिनट सर रुकिए, फिर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य सुन तो लीजिए, फिर तो आप इस बात विवाद में सदन का समय खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं उसे सुना जाए। धनबाद में मेडिकल कॉलेज है सर, पुराना मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई पेशेंट साहिबगंज का है तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस है सर वो वहां धनबाद में छोड़ेगा उसको, फिर वो एम्बुलेंस लग जाता है दूसरे काम में। अगर धनबाद में इलाज सही नहीं हो तो रांची भेजा जाएगा सर। ये सरकार का सोच है, ये मेरा भी सोच है। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं, एक मिनट, अगर आप लोग कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट हम जहाँ चाहते हैं तो रेफर करवा दीजिए, यहाँ रिम्स भेजना है हम रिम्स जाएगा एम्बुलेंस, क्या बात है इसमें, होगा 100% होगा सर। सर ये मामला पिछले विधानसभा में भी उठा था। इस सारे विवाद का बुनियादी जड़ ये है कि इनकी नियमावली यह कहती कि 108 जब मूव करेगा तो नियरेस्ट हायर सेंटर को जाएगा। जैसे मेरे यहाँ के भी यही मामले हैं मान्यवर, गिरिडीह से यदि किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो नियरेस्ट हायर सेंटर होता है धनबाद, तो हमारा पेशेंट पीएमसीएच जाता है, पीएमसीएच के बाद वो रिम्स आता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जरा सा। मेरा आग्रह सिर्फ एक बात का है, पीएमसीएच धनबाद पुराना कॉलेज है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब उसी डॉक्टर को यह तय करना है कि इस पेशेंट का इलाज धनबाद में होगा कि रिम्स में होगा, तो अगर पाकुड़ सदर अस्पताल का डॉक्टर यह महसूस करता है कि इस मरीज को सीधे तौर पर रिम्स भेजा जाना चाहिए तो नियमावली में संशोधन आवश्यक है। बिल्कुल। और माननीय मंत्री अगर नियमावली में संशोधन नहीं करेंगे तो इन बहसों का कोई भी फलाफल नहीं निकलेगा। सोनू काफी जानकार हैं सर, और ये राय देते रहते हैं, राय को मैं लेता भी हूँ, जो भी राय अच्छा मिले मुझे मैं लूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा सर 180 को ठीक करने की आवश्यकता है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक मिनट, इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ सर। और सर एम्बुलेंस की संख्या कम थी, अभी मैंने निर्णय लिया है कि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए। और जो हमारे जो सदस्य लोगों का जो मंशा है कि पेशेंट जहाँ पे रेफर हो वहाँ पे हम पहुँचा दें, तो निश्चित तौर पर महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ से रेफर होगा मरीज वहाँ हम पहुँचाने का काम करें। जी बोलिए। माननीय मंत्री जी गंभीर हैं जमीन जायदाद के काम में। मेरा यही कहना है, इन्होंने जो कहा कि मैनुअल म्यूटेशन हुआ था, मैनुअल रसीद अप टू डेट चला, तो मैनुअल कब तक चला? 14-15 तक चला। इन्होंने कहा 2018, 2014-15 के बाद सर ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में होने के बाद क्या हुआ कि खाता नंबर चेंज हो गया,
अगर 5 एकड़ जमीन है तो 5 डिसमिल हो गया, प्लॉट नंबर चेंज हो गया हर प्रखंड में। और मुझे लगता है कि जो अफसर थे जो डेटा एंट्री कर रहे थे, जानबूझकर उसको वेग कर दिया। आम आदमी, आज हम लोग कम से कम 100 चिट्ठी लिखे हैं कि मैनुअल आपका रसीद कट रहा था, ऑनलाइन में 5 एकड़ की जगह 5 डिसमिल हो गया, सुधार दीजिए। प्लॉट नंबर गलत लिखा गया, 902 है तो 900 हो गया, 2 में एरर है। वैसे सभी अंचलों में जो मैनुअल हो रहा था, ऑनलाइन में त्रुटि के कारण, ह्यूमन एरर के कारण गलती हो गया, तो कैंप लगा लगा के उसका सुधार करा दिया जाए। उसमें भी सीओ 25,000 रुपया घूस मांगेगा, 50,000 रुपया घूस मांगेगा। मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं, मंत्री जी गंभीर हैं, मेरा एक निवेदन है मंत्री जी, इस तरह के म्यूटेशन में नहीं बोल रहा हूं, जिसका ऑनलाइन में त्रुटि हो गया, गलती हो गया, सुधार नहीं हुआ है, मैनुअल में पूरा खतियान में जो म्यूटेशन था, रसीद था, मैनुअल पूरा कटा 14-15 तक, उसको माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का कहना है कि मैनुअल था, ऑनलाइन में उसको चढ़वा दीजिए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस महोदय, माननीय नवीन जायसवाल जी ने भी इस बात पे चिंता जाहिर की है कि मैनुअल जो लगान रसीद आया है उसको ऑनलाइन करने में चाहे संबंधित पदाधिकारी लोग सहयोग नहीं किए या किसी कारण से इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मैं स्पष्ट करता हूं कि कोई भी अंचल में यदि इस तरह की शिकायतें प्राप्त होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई करेंगे और स्पेसिफिक कोई ऐसे मामला है तो हमको जानकारी दें, निश्चित हम कार्रवाई। उदार रैयतों के द्वारा सरकारी कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए, खासकर पथ निर्माण और एनएच के कार्यों के लिए लोग अपने जमीन को देते हैं और सरकार अधिग्रहण करती है, लेकिन पूरा प्लॉट का अधिग्रहण ना कर कुछ प्लॉट जितना रोड बनता है उतना ही पर अधिग्रहण होता है और बाकी बचा हुआ जो प्लॉट होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जवाब में भी कनिका 3 में इसको स्वीकार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो बाकी सवालों का जवाब भी मेरा स्पष्ट है, लेकिन अस्वीकारात्मक, तीसरा में भी अस्वीकारात्मक, बल्कि जवाब में ही इसको स्वीकार किया गया है। बचे हुए गैर आदिवासी भूमि के खरीद बिक्री एवं अन्य कार्य हेतु एनओसी उपलब्ध करा दिया जाता है। एनओसी उपलब्ध करा दिया जाता है मतलब प्रतिबंध लगा हुआ है। और मेरा सवाल भी यही अध्यक्ष महोदय, जनता के हितों के लिए है, उनके सुविधाओं के लिए है, इस तरह से जवाब नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट करना है, एनओसी लेने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। एसी के पास आवेदन जाता है, फिर कर्मचारी, सीआई, सीओ का रिपोर्ट आने के बाद प्रतिबंध हटता है। अध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। रैयतों को जरूरत के समय पैसा की आवश्यकता होती है, आर्थिक दोहन का भी संभावना है। आप पूरा पूछिए। अध्यक्ष, मेरा स्पष्ट कहना है इसमें कि जो उदार रैयत है, जो जमीन देते हैं और अपने कामों के लिए या जरूरतों के लिए रोड साइड में दुकान बनाना है, घर बनाना है, नक्शा पास करने के लिए भी रिपोर्ट चाहिए होता है, और ये प्रक्रिया में बहुत लंबा होता है और आर्थिक दोहन का संभावना है। मेरा स्पष्ट कहना है, ऑनलाइन प्रतिबंध को हटाकर ऑनलाइन एनओसी पहले से ही निर्गत कर दिया जाए। इसी में है महोदय, जब रोड का अधिग्रहण होता है महोदय, तो एक नोटिफिकेशन जारी होता है एडिशनल कलेक्टर के द्वारा, वो जाता है आपको भूमि अधिग्रहण कार्यालय में। तो जब भूमि अधिग्रहित हो जाता है महोदय, तो जो डीएलओ होता है, तो डीएलओ को उसी दरमियान में महोदय, जिस टाइम में 1 एकड़ जमीन है, 75 डिसमिल जमीन अगर हमको सरकार को दे दिया, अधिग्रहित हुआ, तो जो 25 डिसमिल जमीन है, उसी टाइम में जब पेमेंट वो ले रहा है, उसी टाइम में उसका कागजात भी है, उस पर सुधारा जा सकता है। लेकिन ये सुधरता इसीलिए नहीं है महोदय, ये व्यवहारिक बता रहा हूं महोदय, सरकार जिनकी भी हो, लेकिन जो आम रैयत होते हैं, जमीन भी दे दिया, और जब अपना जमीन, जब प्लॉट चढ़ाने का नौबत आता है, तो वही हल्का कर्मचारी
उसको भेज देता है कि नहीं आप एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से हुआ है आपका जमीन, तो आप वहीं पे जाइए। तो एक अदना किसान, अनपढ़ किसान एडिशनल कलेक्टर या डीसी के पास में जा सकता है महोदय? ये व्यवहारिक नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे हम जहाँ पे धुरवा स्टेडियम जो है देख रहे हैं, अब जुडिशियल एकेडमी से लेकर के अब नगरी तक का जो रोड बना है आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। अब जमीन पथ निर्माण विभाग ने अधिग्रहण करके रोड भी बना दिया, लेकिन आज भी किसान दौड़ रहे हैं एडिशनल कलेक्टर और डीएलओ के पास में। अब डीएलओ कहता है कि नहीं ये पूरा पुराना मामला है, ये नए सिरे से इसका आवेदन लाइए। तो ये जो जाल जो बुनता है वो इसीलिए बुनता है महोदय कि ताकि इसमें जो निचला कर्मचारी जो होते हैं उनको 2 पैसा का आमदनी हो जाए, रैयत को परेशान करके। महोदय, देवघर का मामला है, बार बार जो है वहाँ रसीद कटाने के लिए लोग जाते हैं तो सब हर समय बोलते हैं सीबीआई का जांच चल रहा। पूरे हिंदुस्तान में तो सीबीआई का जांच चल रहा, लेकिन देवघर में क्या हो गया? बार बार सीबीआई का जो है बात बोल करके और उसका रसीद नहीं कट रहा है महोदय। इस पर जो है संज्ञान लिया जाए। जी का जो मामला था, जहाँ तक भू अधिग्रहण करके उनको मुआवजा का राशि भुगतान नहीं होना, विगत दिनों हम लोग ने समीक्षा किया था, हमने निर्देश दिया है जितना भी डीसीएल आ रहा है उन लोगों को अविलंब जो है ना कैंप लगा करके जो भी अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा जो है ना वितरण करना है। और जहाँ तक इस मामले को माननीय उठा रहे हैं माननीय संजय जी ने कि भाई सीबीआई या ईडी का ये चल रहा है, इस कारण सीबीआई और ईडी का बहाना करके कोई सीओ इस तरह का कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, तो लिखित रूप से दीजिए, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और सारे जिला में इसका चिट्ठी चला जाए। माननीय मंत्री, सारे जिला में मेरी व्यवस्था ये है अध्यक्ष महोदय कि प्रश्न के उत्तर की व्यवस्था विधानसभा सचिवालय ने आपके आदेश के अनुसार बनाया है कि भाई सभी विधायकों के माननीय सदस्यों के घर पर पहुंचेगा उत्तर। मैं पूरा देख रहा था कि भाई आपका यह जो खत्म होगा जब अल्पसूचित प्रश्न तब उठूंगा, और इसलिए उठाऊं कि मेरे 2 प्रश्न हैं आज, उसके उत्तर अब तक मिले नहीं। मैं दिलवाने का व्यवस्था और 49 मैं व्यवस्था करूँ। नहीं, इस व्यवस्था को ये पहली बार नहीं अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा देखने को मिला है, बार बार इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये मेरा आप विनम्र आग्रह होगा आप सबों से। मैं बता दूं माननीय सदस्यगण, पिछले उच्च स्तरीय बैठक में मैंने इस विषय को रखा था तमाम विभाग के सेक्रेटरी लोगों के बीच में, और कहा गया है कि भाई ससमय माननीय सदस्यों का उत्तर, ससमय और सटीक उत्तर उन तक पहुंचना चाहिए। मैं दिखवा लेता हूँ। आरंभ होती है उसके पहले आप बैठक लेते हैं, बार बार करते हैं, और बार बार आपके निर्देश के बावजूद अगर यही गलती दोहराई जाए तो उसकी सजा भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे विभाग के सेक्रेटरी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव दीजिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई आप सीधा आदेश दीजिए कि भाई किन कारणों से तक ना मिला। पूछना चाहता हूँ, पूरा पूछिए। प्रत्येक दिन मैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र से 2-4 लाशें विदेशों और राज्य के अन्य राज्यों से, देश के अन्य राज्यों से भी आया करता है, और उसको अभी तक रोजगार की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिन लोगों को रोजगार थोड़ा मोड़ा उपलब्ध कराया गया है इस क्षेत्र के लोगों को, जिसमें एक शिवा इन्फेक्टेड है, एम ग्रीन है, एवरग्रीन कंपनी, ये जो ब्लॉक में पावर सप्लाई करती है, मेन पावर, इसको भी वेतन मिलता है, 2900 का बिल बनता है, और उसको मिलता है 11,000 चाहे 12,000। यही कहानी है। सवाल उठता है कि झारखंड में संभावनाएं काफी है, फिर यहाँ के लोग पलायन अगर करते हैं। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न के इतने लंबे समय अगर व्यय हम लोग करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा। आप जानना क्या चाहते हैं मंत्री जी से, तब तो मैं आपका उत्तर दिलाऊं। मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों की जो रोजी रोटी की जो व्यवस्था है, अच्छा, उसको क्या करना चाहते हैं। माननीय मंत्री, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजना यथा PMEGP, PMFME, PM विश्वकर्मा एवं अन्य विभागीय संचालित योजनाओं के माध्यम से कुटीर मझले उद्योग के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभाग कई वर्षों से कई कार्य किया जा रहा है, ताकि जिला अंतर्गत
ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रचार प्रचार भी कर रहे हैं और 24 जिला में अभी तक हम 18 जिला घूर भी चुके हैं और मेला लगा के अध्यक्ष महोदय बेहतर रोजगार कैसे दे सके इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं महोदय। ये अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये स्पष्ट करें अभी तक के कार्यकाल में कितना मजदूरों को सप्लाई किए हैं, कितना लोगों को नौकरी दिए हैं, रोजगार उपलब्ध कराए हैं, स्पष्ट करें, कुछ संख्या बल होगा इनके पास? ये आपने पूछे नहीं है, अगर विस्तार पूछिएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। और माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तो 3 महीना हुआ ही है और 3 महीने में हम 18 जिला घूर चुके हैं, मेला भी लगा चुके हैं, प्रचार प्रचार भी कर रहे हैं और रोजगार देने के प्रति सरकार एकदम उदार दृष्टि से काम कर रहा है इस राज्य के लिए। दोस्तों, ये तो प्रश्नकाल के दौरान की बात हुई। भोजनावकाश से पहले वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन के भीतर वित्तीय वर्ष 2024-25 का झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन पटल पर रखा। और ये रिपोर्ट जो है, अगर इस रिपोर्ट सही मायने में है तो झारखंड के लिए कह सकते हैं ये रिपोर्ट एक तरह से खुशखबरी लाने वाला है। अब कैसे खुशखबरी लाने वाला है हम आपको बताते हैं कि जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें समष्टि आर्थिक अवलोकन में दिया गया है कि राज्य का जीएसडीपी जो वर्ष 2011-12 में 1,50,918 करोड़ रुपये था, इस वित्तीय वर्ष में यानी 2024-25 के अंत तक स्थिर मूल्यों पर 2 गुना और वर्तमान मूल्यों पर 3 गुना से अधिक होने का अनुमान है। झारखंड के जीएसडीपी में वृद्धि जो हुई है वो वर्ष 2021-22 और 23-24 के बीच राज्य के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में औसतन वार्षिक 7.7% और वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी में 10.7% की वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 6.7% और वर्तमान मूल्यों पर 9.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। इस अवधि में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में औसतन वृद्धि 6.7% की हुई है तथा चालू मूल्यों पर 9.1% की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 57,172 रुपये से बढ़कर वर्ष 23-24 में 66,062 रुपये तथा चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 86,500 रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,05,274 रुपये हो गए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो राज्य के जीएसडीपी के चालू तथा आगामी वित्तीय वर्षों में वृद्धि की गति को बनाए रखने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में राज्य के वास्तविक जीएसडीपी में चालू वित्तीय वर्ष में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है और अगले वित्तीय वर्ष में 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार राज्य के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 3,04,165 करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 5,06,356 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 यानी कमिंग बजट में जो है सो वित्तीय वर्ष में स्थिर मूल्यों पर 3,26,941 करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 5,56,286 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यानी अगर आप देखेंगे वर्तमान मूल्यों पर तो लगभग 50,00,000 करोड़ रुपये वृद्धि का अनुमान है 2025-26 में। और वहीं अगर आप देखेंगे तो स्थिर मूल्यों पर अगर आप देखेंगे तो वो जो है सो वो भी बढ़ने के अनुमान दिखाई दिए हैं। लगभग जो है सो 22,00,000 करोड़ रुपये बढ़ने के अनुमान जो है सो स्थिर मूल्यों पर भी किए गए हैं। तो ये राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 68,612 रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 1,14,271 रुपये और स्थिर मूल्यों पर 72,836 रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 5,56,286 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में इसके वर्तमान मूल्यों पर 1,24,079 रुपये होने का अनुमान है। ये सारे चीज़ दिखाए गए हैं। अगर आप देश से तुलना करेंगे झारखंड का तो उसमें भी अगर आप पाएंगे तो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में झारखंड के जीएसडीपी में पिछले 5 वर्षों में सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की जीएसडीपी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का 1.59% था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर
1.64% हो गया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2019-20 में 1.5% से बढ़कर 2023-24 में 1.56% हो गया है। पिछले 5 वर्षों में झारखंड की विकास दर की तुलना में अधिक रही है। लेकिन सबसे दुखद पहलू क्या है, इसमें एक चीज और आया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय झारखंड की कम है। वर्ष 2000-2001 में अपने गठन के समय यह देश के 28 राज्यों में से 26वें स्थान पर था। देश के केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार ही झारखंड से नीचे थी। पिछले 24 वर्षों में राज्यों की रैंकिंग में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, यानी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वर्ष 2022-23 में भी यह देश के 28 राज्यों में 26वें स्थान पर है और यह केवल बिहार और उत्तर प्रदेश से आगे है। ये जो है सो एक चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो जो स्थिति में 2000-2001 के वित्तीय वर्ष में झारखंड था, उसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय के मामले और विकास दर के मामले में झारखंड अभी भी है, यानी 2022-23 में भी है। ये स्थिति बना हुआ। राजकोषीय विकास की ओर भी सरकार काम कर रही है, राजस्व प्राप्ति की ओर भी सरकार काम कर रही है। लगातार बजट के आकार बढ़ रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और जाहिर है कि जब एक और बजट का आकार भी बढ़ रहा है तो राज्य सरकार पर ऋण भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो एक गणना की जाती है, उस गणना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एफआरबीएम की सीमा के अंदर ही ऋण की स्थिति है। इसमें अगर आप देखें तो इसका झारखंड का घाटा जो है वो एफआरबीएम सीमा के भीतर और इसके व्यय की गुणवत्ता अच्छी है। इस प्रकार राज्य की राजकोषीय स्थिति लोगों की कल्याण आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो राजस्व प्राप्तियां में झारखंड जो है सो अभी भी जो रफ्तार होनी चाहिए इस वित्तीय वर्ष में दिखाई नहीं देता। और इसके पीछे वजह मूल कारण ये है कि 2 चुनाव हुए हैं और जिस तरह से एक चुनाव में कम से कम जो है सो 45 दिनों का समय, डेढ़ महीने का समय जाता है। उस समय आचार संहिता लगी रहती है, विकास कार्य रुकते हैं। और उसके बाद 2 चुनाव हुए तो जाहिर तौर पर 3 महीने का समय आप कह सकते हैं इस सरकार का वित्तीय वर्ष का जो है सो चुनाव में चला गया है। और राजस्व उगाही में जो कमी दिखाई देती है वो भी इसको परिलक्षित करता है। साथ ही साथ बजटीय उपबंध में जो राशि की गई है उसके खर्च में जो अभी कम दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो झारखंड की वित्तीय व्यवस्था में अगर आप देखते हैं तो अगर प्रति व्यक्ति आय लोगों का बढ़ रहा है, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर ये अनुमान जो है सो अभी भी हम 26वें स्थान पर है राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आप देखते हैं तो 2023-24 22-23 तक के आंकड़े को देखते हैं तो, लेकिन इसके बावजूद जो 86,000 से बढ़कर 1,05,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो हुए हैं राज्य के, ये अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के मन में ये सवाल जरूर उठ जाता है कि जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कहा जाता है कि 72,000 वार्षिक आय से नीचे वाले लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो जब प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 रुपये, एक व्यक्ति के 1,05,000 रुपये प्रति वर्ष हो जा रहे हैं, तो गरीबी रेखा जो बीपीएल की श्रेणी है उसमें भी कमी आनी चाहिए थी। आखिरकार ये घट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लगातार जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जिस चीज़ में जो रेवड़ियाँ दी जा रही हैं लोगों के बीच में, उसके पीछे, इन रेवड़ियों के पीछे जो है सो आकलन वही होता है कि बीपीएल श्रेणी ज़्यादा आकलन में रखा जाता है। ये सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। दूसरी ओर अगर प्रश्नकाल के दौरान देखेंगे आप, जिस तरह से मंत्रियों ने जवाब दिए हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हों, उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा के बारे में जो बातें कही कि जिनको लगता है कि मरीज का इलाज धनबाद में नहीं हो सकता, अगर वो पाकुड़ के रहने वाले तो वो रेफर करवा लें रिम्स का, उनको रिम्स तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आवश्यकता ये है कि उस पर ऐसी ठोस पहल की जाए ताकि मरीज को समय सही जगह पर उपचार के लिए भेजा जाए, चाहे वो धनबाद मेडिकल कॉलेज हो या फिर रिम्स हो या अन्य मेडिकल कॉलेज हो। और जिस तरह से उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, ये भी एक सुखद समाचार है। अगर ये चीज़ें आती हैं, जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि झारखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर में कमजोर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने में बल मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज राज्य कर्मियों को जो है सो बीमा किया है, स्वास्थ्य बीमा किया है राज्य कर्मियों का। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है और लगातार ये मांगे चल रही थी। 2013 से ही ये घोषणा की हुई थी राज्य कर्मियों का जो है सो स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा और 2013 में की गई घोषणा 2025 में पूरी होती हुई नजर आ रही है। फिर भी इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि हेल्थ के सेक्टर में अगर कोई काम होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए काम होते हैं, उसका फायदा लोगों को मिलता है। तो ये एक बड़ी खबर आज की थी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।